नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन आई है। उस पिटीशन में वक्फ बोर्ड संयुक्त रूप से बहुत सारे मुतवल्लियों के माध्यम से फाइल हुई है और वक्फ बोर्डों ने या मुतवल्लियों ने ये क्लेम किया है कि जो उम्मीद पोर्टल है उस पोर्टल पर गड़बड़ी है। मैं समझता हूँ कि जिस समय ऑनरेबल पार्लियामेंट ने कानून पास किया था और कानून में ये कहा गया था कि आपको अपना डेटा अपलोड करना है, संशोधन के बाद ये कहा था कि अपना डेटा अपलोड करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार को देनी है। यानी कि उस पर अपलोड करेंगे और फिर वो अपलोड करके उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो भी होना है वो होगा। हम सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने पहले ही सर्वे करवा लिए हैं और उत्तर प्रदेश के अनुसार 97% भूमि यानी कि जो वक्फ क्लेम कर रहा है या जो जो उनके पास ज़मीनें हैं उनमें 97% ज़मीनों के पास कागज़ नहीं। आपको ये भी संज्ञान में होगा कि जिस समय वक्फ संशोधन को चैलेंज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किया गया था और कहा गया था कि इसमें इंटरिम स्टे लगा दीजिए, उस समय के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में स्टे देने से मना कर दिया था। उस समय कपिल सिब्बल साहब ने इनकी तरफ से ये भी कहा था कि हमारे देश के अंदर 98% संपत्तियां जो वक्फ के पास हैं उसके कागज़ नहीं हैं। 98% या कुछ कम ज़्यादा बताया होगा, मुझे सही से रिसाइकिल नहीं होता, लेकिन हाँ 90-95% की बात उन्होंने कही थी और ये कहा था कि भाई ये जो संपत्तियां हैं ये संपत्तियों के कागज़ नहीं हैं, ये संपत्तियां एंशिएंट हैं। अब ये एंशिएंट संपत्तियां खुद में, जब मैंने उस समय भी इंटरप्रिटेशन किया था तो मैंने ये कहा था एंशिएंट संपत्तियों का मतलब ये हो गया कि ये संपत्तियां वक्फ की संपत्तियां नहीं हैं। इसलिए वक्फ की संपत्तियां नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान तो वक्फ ही बना था, पाकिस्तान बनने के बाद जो 10 लाख किलोमीटर ज़मीन, 10.5 लाख या 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो पाकिस्तान को दे दी गई, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था, वो ज़मीनें तो वही थी, यानी कि वो तो वक्फ वहां चली गई। अब जो संपत्तियां यहां पर बची वो सार्वजनिक संपत्तियां थी। कल मैंने एक टीवी चैनल पर भी साफ तौर पर कहा, नेशनल चैनल पर कहा कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टियां भारत सरकार की हैं, वक्फ की, क्योंकि वक्फ एक सार्वजनिक संपत्ति है। अच्छा, इसमें जो पिटीशन आई है इसमें भी दो चीजें अलग अलग हैं, दो चीजें अलग अलग को समझ लेना चाहिए। एक तो प्राइवेट वक्फ लोगों ने बना रखी है, यानी कि वो मुतवल्ली खुद बने बैठे हैं या वक्फ अल औलाद बनाकर रखी है। वक्फ अल औलाद का मतलब है ये संपत्ति हमारी है, हम अपनी औलाद के लिए वक्फ बनाकर छोड़ जाते हैं, यानी कि वो ट्रस्ट की तरह काम करती है। वक्फ अल औलाद की संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती, केवल उसका उपभोग हो सकता है। उसको ऐसे समझना चाहिए, इसको बिल्कुल ट्रस्ट की तरह समझना चाहिए कि जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो ट्रस्ट आपके पास है, उस प्राइवेट ट्रस्ट के तहत ही ये संपत्तियां आपकी हैं, आप उसके सरबराहकार हैं, आप उसके उत्तराधिकारी होंगे, आप उसका उपभोग करेंगे और जो ट्रस्टी ने लिखा, जो ट्रस्टेटर ने लिखा है उसके अनुरूप काम होगा। यानी कि वक्फ अल औलाद भी अगर बनाई गई है तो जिसने बनाई है उसकी कहानी के अनुसार ही उसका उपभोग हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि वक्फ अल औलाद की एक और खास बात है, वो ट्रांसफरेबल भूमियां भी सरकार ने, जहां तक मुझे याद है, सही से रिसाइकिल नहीं कर पा रहा हूं, अगर परिवार के सारे लोग तैयार हो जाते हैं जितने उसमें सदस्य हैं तो वो ट्रांसफर भी की जा सकती है। ये भी उसमें कहा गया था, अभी इसमें जो नए संशोधन उसमें ये भी कहा वक्फ अल औलाद जो महिलाएं उसमें उत्तराधिकारी नहीं होती थी, वो महिलाएं भी अब उत्तराधिकारी वक्फ अल औलाद की होंगी। तो एक तो हो गया वक्फ अल औलाद और उसके मुतवल्ली वो अपॉइंट करेंगे, वो प्राइवेट संपत्ति। दूसरी संपत्ति वो है जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिसमें सार्वजनिक रूप से लोगों ने उसकी ट्रस्ट बनाई, यानी कि उसकी वक्फ बनाई और उसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये जो सार्वजनिक रूप से वक्फ बनाई, रिलीजियस पर्पस के लिए जिनका इस्तेमाल होता था, इसी के बिहाफ पर पाकिस्तान बना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो यहां पर वक्फ बना ली हो और यहां की वक्फ छोड़ जाएंगे और वहां चले जाएंगे। हालांकि जिन्ना ने उस समय चालाकी ये की थी कि उसने जिस समय पाकिस्तान मांगा था उस समय उसका विचार यह था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रोका जाएगा, हिंदुस्तान की वक्फ का खेल खेला जाएगा और पाकिस्तान इस जमीन में से काट कर निकाल लिया जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान से निकाल लिया जाएगा, फिर भी हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टियां बचेंगी वो वक्फ की प्रॉपर्टियां रहेंगी। अब चूंकि मुसलमानों का शासन भारत में रहा लंबे समय तक, इसलिए अब क्लेम उसके जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि साहब इस पर तो शाहजहां फलाना करता था, उसमें तो जहांगीर ऐसा करता था, उसमें तो अकबर ने ऐसा करा था, ये तो डायलेपिटेटेड स्ट्रक्चर है, वो तो तमाम जमाने से बना है, यहाँ तो हम नमाज पढ़ते हैं साहब, 200 साल से नमाज पढ़ते हैं, ये जो है दरगाह तो हजारों साल से बनी हुई है, यहीं पर कब्रिस्तान। ये सब डिस्प्यूट
मतलब ये सब टैक्टिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ऐसा होता है। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया उन्होंने, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड में दोनों संपत्तियां दे दी। दोनों संपत्ति से मतलब जो हिंदुओं की व्यक्तिगत संपत्तियां थी जो हिंदुस्तान चले आए, वो भी इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास चला गया, और जो सार्वजनिक संपत्तियां हिंदुओं की थी, मंदिरों की हम बात करें, गुरुद्वारों की हम बात करें, वहां क्या नाम धर्मशालाओं की हम बात करें, या फिर और इसी प्रयोजन के लिए तमाम तरह की संपत्तियां, वो सब पाकिस्तान सरकार ने ले ली और उसका इस्तेमाल करती है। वो भारत के अंदर भी दो प्रकार की संपत्तियां थी, एक मुसलमानों की सार्वजनिक संपत्ति और एक मुसलमानों की व्यक्तिगत संपत्ति। मुसलमानों की व्यक्तिगत संपत्ति जो कि पाकिस्तान चले गए या फिर वो यहां पर भी रह रहे हैं, वो व्यक्तिगत संपत्ति उनकी संपत्ति है, उसका हिसाब भारत सरकार ने इवेक्यू प्रॉपर्टी के लिए हमने एक कस्टोडियन बैठाया, उस कस्टोडियन के पास दे दिया था, वो कस्टोडियन उसका हिसाब लगाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सार्वजनिक संपत्तियां हमारी थीं, वो सारी संपत्तियां भी इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास ही चली गई। भारत के अंदर भी वो प्रॉपर्टियां सब भारत सरकार के पास चली गई, भारत सरकार के पास चली, यानी कि उससे पहले बोर्ड 1954 से पहले बोर्ड नहीं था, याद रखिएगा। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि साहब वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 बना हुआ था, वक्फ वैलिडेशन एक्ट का मतलब सिर्फ इतना था कि वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति न रहकर वक्फ की संपत्ति बनाई जा सकती है, उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है वो अगर उसको सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए देता है, पायस पर्पस के लिए देता है, और वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, ताजिए दफन करने लगते हैं, तो फिर वो वक्फ को वैलिड करती है। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी रहती थी और काम सार्वजनिक होते थे। ऐसी करके वक्फ वैलिडेशन एक्ट है। लेकिन बोर्ड सबसे पहले 1954 में बनाया कि मैनेज कौन करेगा इन प्रॉपर्टियों को। वो मैनेज 1954 में जो बोर्ड बनाया उसमें मुसलमानों को ही नेहरू ने रख दिया। अब नेहरू ने मुसलमान जो हिंदुस्तान की संपत्ति थी, जिसपे सरकार बैठनी चाहिए थी, जिसपे राज्य सरकार बैठनी चाहिए थी, उसका वक्फ बोर्ड बनाकर वो उनको दे दी गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि 1954 और बाद में 1995 का जो वक्फ एक्ट है, वो वक्फ एक्ट ही अवैधानिक है पार्टीशन के बाद। मैं पार्टीशन से पहले की बात छोड़ दी, पार्टीशन के बाद, क्योंकि पार्टीशन होने के बाद तो मुसलमान वहां चला गया। अब जो यहां बचा उसकी जो यहां रुक गया, जिन्ना के भड़कावे पर, जिन्ना के कहने पर, या नेहरू लियाकत समझौते की वजह से, वो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता था, लेकिन वो उसका उत्तर मतलब वो कर लेता था। लेकिन जो सार्वजनिक वहां पर मजार बनी हुई थी, सार्वजनिक वहां पर मस्जिद बनी हुई थी, सार्वजनिक बना था, वो उसका नहीं था। मैं लगातार कहता है हूं, लेकिन वो नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे लगता है कि वो मतलब मुझे क्या लगता है, नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से वक्फ बोर्ड बना दिया गया। अब जो मुसलमान बचा था जिसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, वो उस प्रॉपर्टी पर भी क्लेम करता कि ये मेरे बाप की है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया और कहा कि आपको डेटा देना पड़ेगा कि भाई संपत्ति कहां से आई। मैं तो ये कहता हूं कि एक सिरे से, मैंने जेपीसी के सामने भी ये बात कही थी कि एक सिरे से ये डिक्लेयर कर दीजिए कि ये संपत्ति तो भारत सरकार की है, मैं उसका डेटा देता हूं, मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा। हालांकि सरकार ने वो नहीं किया, या जो भी उसमें जो हमारे यहाँ एडमिन जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट रहता है वो कर पाया नहीं कर पाया, कर सकता था नहीं कर सकता था, वो अलग विषय। सरकार ने ये सब किया तो चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम रिलीफ भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो स्टे किया और ना ही ये डेटा अपलोड करने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि उल्टा कहा कि डेटा तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, सरकार को डेटा देना पड़ेगा कि ये संपत्ति आपकी है, कहां से आई, कैसे आई, क्या हुआ। बाद में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट भी भारत में किए गए। उसके बाद हुआ कि रात में बत्ती बंद कर दो और भारत सरकार को संदेश दे दो, रोडों पर उतर आओ, भारत सरकार को संदेश दे दो। ये सब करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब विफल हो गया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और वो ये लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय पर अगर बाहर निकले, योगी जी के समय पर बाहर निकले, हेमंत विश्व शर्मा के समय पर बाहर निकले, या फिर धामी जी के समय पर रोड पर आए, तो गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा का मतलब कानून सरकार के संशोधन के विरुद्ध अगर आपने कुछ ऊधम मचाया, कुछ ज्यादा मस्जिदों से ड्रामा किया, तो मस्जिद ही खत्म हो जाएगी। इनको सबको मालूम है। इसलिए बहुत सारे छरछंद लगाने के बाद अब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट की इस पिटीशन में अब वो ये कह रहे हैं साहब, जो उम्मीद पोर्टल बनाया है उसमें टेक्निकल क्लिंच है। अब टेक्निकल क्लिंच है तो समझ में आता है कि भाई सर्वर आप ज्यादा, आपके पास संपत्तियां, क्योंकि 9 लाख संपत्तियों 10 लाख संपत्तियों का विवरण दे रहे होंगे। लेकिन वहां समस्या यह है कि उसका एक फॉर्मेट है,
मतलब जो कि कानून के अनुसार है, अनुरूप है, वो उसका फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अनुरूप ही आपका डाटा एक्सेप्ट होगा। हम सब आजकल डिजिटल जमाने में चल रहे हैं, हमको सबको मालूम है कि हम अब जब जो फॉर्मेट बना दिया है उस फॉर्मेट से परे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है मैन्युअली हम चेक करेंगे और कर देंगे। यहां तक कि इनकम टैक्स का भी अपना फॉर्मेट है, सेल टैक्स का अपना फॉर्मेट है, जीएसटी वालों का अपना फॉर्मेट है। तो अब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अनुरूप ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि सरकार के सरकारी अधिकारियों को क्रॉस चेक करने में आसान हो और एआई के माध्यम से बहुत सारी डिडक्ट हो जाएं, निकल आए। तो अब वो फॉर्मेट तो ये है कि भाई आपको खतौनी बतानी पड़ेगी, वो फॉर्मेट तो ये है कि आपको ओनरशिप बतानी पड़ेगी, वो फॉर्मेट तो ये है कि आपको मालिकाना हक बताना पड़ेगा। अब जो तो है ही नहीं। और मजे की बात तो यही थी कि वक्फ बोर्ड अपना डेटा मेंटेन करता था, सरकारी रिकॉर्ड में भी संशोधन करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब वो कभी जाते ही नहीं थे सरकारी रिकॉर्ड में चेंज करने। तो सरकारी रिकॉर्ड में तो राम गुलाम चढ़े हुए हैं, लेकिन यहां पर वक्फ कह रहा है मेरी है क्योंकि मैं 50 साल से कब्जे में हूं। अब राम गुलाम के नाम जो सब प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है सन 40 की, 50 की, 30 की, और वो आपके कब्जे में है, इलीगली आपके कब्जे में है, तो आपको तो डेटा देना पड़ेगा। तो अब इनका नया स्यापा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने कहा कि साहब देखो पोर्टल काम नहीं कर रहा, पोर्टल का फॉर्मेट सही नहीं है, राज्य सरकारों की खसरा खतौनी का जो डिटेल है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। हमने राज्य सरकारों को एप्लीकेशन किया है, मुख्यमंत्रियों को लिखा है, मुख्यमंत्री मान नहीं रहे। यहां तक कि मैंने उस दिन बताया था कि वेस्ट बंगाल सरकार भी जो कह रही थी कि हम इसको नहीं मानते, वेस्ट बंगाल सरकार से भी जब पूछा गया कि भाई आपने तो कहा कि आप अपलोड करो, अभी तो आप कहते थे हम नहीं मानते, तो उन्होंने कहा भाई लीगल कंप्लायंसेस तो पूरी करेंगे, हम वक्फ के खिलाफ हैं, वक्फ संशोधन के खिलाफ हैं, लेकिन भाई जो लीगल कंप्लायंसेस है वो पूरी होंगी। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है जिसका डेटा नहीं होगा वो संपत्ति सरकारी संपत्ति होगी, वो संपत्ति आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अगर आपने वक्फ को इलीगल तरीके से बनाया है, नोटिफाई हो चुका है, तब तो हम मानेंगे। नोटिफाई से मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड पर चढ़ चुका है। सरकारी रिकॉर्ड का मामला समझ लेना चाहिए कि कोई भी संपत्ति, वक्फ एक पार्टी है, जैसे मैं एक पार्टी हूं, मेरी कंपनी एक पार्टी है, मेरी फर्म पार्टी है, मेरी एक ज्वाइंट जो एचयूएफ है वो एक पार्टी है, मतलब एक लीगल पर्सनालिटी। व्यक्ति या संस्था, वो लीगल पर्सनालिटी भी अगर जमीन परचेज करती है, जमीन बेचती है, उसके अपने नाम से चढ़ाना है, उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन के नाते जाना है, तो फिर म्यूटेशन की कार्रवाई करनी पड़ती है। भले ही सक्सेशन क्यों ना कर रहा हूं, मैं अपने पिता की संपत्ति का सक्सेशन करूंगा तो भी मुझे म्यूटेशन के लिए जाना पड़ता है। यानी कि मैं वहां पर एप्लीकेशन करता हूं, पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाऊंगा, परिवार का रजिस्टर लगाऊंगा, और फिर मैं क्लेम करूंगा कि ये संपत्ति हमारे इतने लोगों के नाम, इतने सर्वाइवर है, इनके नाम चढ़ा दी जाए। और अगर कोई संपत्ति बेचता है, दान करता है, ट्रांसफर करता है, तो भी उसको तहसीलदार के पास, या फिर अर्बन प्रॉपर्टी है, मतलब कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, तो ऐसी परिस्थिति में नगर महापालिका या महापालिका जो भी बैठी हुई है उसके पास जाना पड़ता है और उससे एप्लीकेशन करनी पड़ती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा दी जाए। लेकिन वक्फ का खेल यह था कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम चढ़ाते भी थे और सरकार को बताते भी नहीं थे, इसलिए सरकारी रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टियां चढ़ी हुई वो ओरिजिनल व्यक्ति के नाम चढ़ी हुई, कब्जा इनका है, तो ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। अब ये कहते हैं कि साहब हमारे पास तो सब कुछ है, हमारा ट्रिब्यूनल है, हमारा ट्रिब्यूनल तय करेगा। ट्रिब्यूनल के तय होने के बावजूद म्यूटेशन के लिए नहीं जाते थे। सरकारी रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, सरकार का जो पोर्टल है वो कह रहा है कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड है वो दीजिए। अब वो रिकॉर्ड तो खतौनी मांगता है कि आपके नाम चढ़ी होनी चाहिए, आपके नाम प्रॉपर्टी। अब इनके नाम प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि वो तो इलीगल कब्जा है, या फिर सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी में बैठे हैं आप 200 साल से और आप कह रहे हो कि तो फिर ये तो सवाल पैदा होगा ही कि भाई आपके पास डिटेल ही नहीं। मजे की बात यह है कि जो भी अर्जी फर्जी डिटेल बनाई होगी, वेस्ट बंगाल केवल 12% चढ़ा पाया, तमिलनाडु केवल 10% चढ़ा पाया। यानी कि जो डेटा इन्होंने जैसे भी जिन राज्य सरकारों से मिलकर भी बना होगा, वो डेटा भी इन्होंने चढ़ाने की कोशिश करी, जैसा भी चढ़ाने की कोशिश करी वो 10-12% ही चढ़ पाया। बाकी 90% संपत्तियों का डेटा पोर्टल ले नहीं रहा, और पोर्टल इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आप उस फॉर्मेट पर जा नहीं रहे। तो इनका कहना है कि भाई वेबसाइट डाउन हो जाती, ये सामान्य प्रक्रिया है। भारत सरकार की पार्लियामेंट की साइटें डाउन हो सकती हैं, क्योंकि ये तो टेक्निकल बात है, 2 दिन के लिए डाउन होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स पोर्टल होता है, इनकम टैक्स पोर्टल पर मालूम पड़ा 31 तारीख को आपको सबमिट करना है, वो पोर्टल डाउन हो गया तो सरकार 2 दिन उसको बढ़ा देती है, 4 दिन बढ़ा देती है कि भाई 2 दिन और बढ़ा दे देते हैं, कर लीजिए, क्योंकि पोर्टल डाउन हो गया था, क्योंकि एक साथ लॉगिन आता है इकट्ठा, मतलब लाखों लोग उस पर चढ़ बैठे, तो फिर ऐसा होता है। लेकिन आपका तो 9 लाख का डेटा है, केवल 9.5 लाख का डेटा है। 9-9.5 लाख का डेटा तो बहुत मुश्किल काम नहीं है।
देश भर में इतने बड़े पोर्टल पे, और आपको साल भर का समय मिल गया था। और बस इतनी सी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने समय एक्सटेंशन से मना कर दिया था, उस समय कोई स्टे देने से मना कर दिया था। अब ये लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत बड़े टेक्निकल क्लिंचेस हैं, इसमें हमको 6 महीने का और टाइम दिया जाए, यानी कि 2026 के जून तक का टाइम दिया जाए, क्योंकि नवंबर का जो टाइम है वो आखिरी समय था। अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, 6 महीने का और समय दिया। एक बात तो ये मानी जा सकती है कि भाई 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने का टाइम दिया जा सकता है कि भाई आप अपलोड कर लो। लेकिन ये बात की खतौनिया का फॉर्मेट सब अलग है, हर राज्य सरकार के रिकॉर्ड का फॉर्मेट अलग है, हर राज्य का अपना अपना है और केंद्र का अपना है, और इसमें टेक्निकल क्लिंचेस हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तभी जाएगा जबकि उम्मीद पोर्टल के अकॉर्डिंग उस पर डालेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं, और वो डॉक्यूमेंट जिन राज्य सरकारों में आप प्रतिपक्ष बैठा हुआ है उनसे आप अर्जी फर्जी बनवा रहे होंगे या उनके यहां को संशोधन करवा रहे होंगे, तो भी केंद्र का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आपको डेटा ओरिजिनल डालना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट देना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब ये सब गड़बड़ है, इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। और साथ में ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो वक्फ संशोधन ही पूरा चैलेंज कर रखा है, वो आपकी अदालत में है, और इसी दौरान ये सब कुछ आ गया है, तो इन दोनों को मिलाकर ध्यान में रखते हुए इसको सस्पेंड कर दीजिए, या तो इसको सस्पेंड कर दीजिए अपलोड, जब आप डिसाइड कर लें तभी अपलोड करने की बात करी जाए, और या फिर इनको 6 महीने का समय देते हुए ये संशोधन कर दीजिए जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। अब डॉक्यूमेंट इनके पास क्या, चिट्ठी होगी कोई 100 साल पुरानी, कोई 100 साल पुराना वहां बिल होगा। अब बिल और चिट्ठियां तो ये मानेगा नहीं, वो तो डेटा मांग रहा है। डेटा से मतलब है ओनरशिप का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ट्रांसफर के राइट नहीं है तो फिर सरकारी पोर्टल पर, सरकारी तहसील में, या फिर जो खतौनी पर, जो खसरे पर, जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड पर चढ़ा हुआ है, वो रिकॉर्ड जब आपके नाम चढ़ी थी तब उस समय का ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत सारे तरीके अपनाने के बाद अब बुरी तरह फंसे हुए हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, और बीजेपी की सरकार बैठी हुई है का मतलब सही होगा। आप संख्या के आधार पर कम से कम इन सरकारों को तो नहीं डरा सकते, और संख्या के आधार पर अगर कुछ करने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। इसको मैं दूसरी तरह से इलस्ट्रेटेड करता हूं। संख्या एक फैक्टर है, लेकिन सरकार का प्रशासन दूसरा फैक्टर है। अंग्रेज भारत में बैठा हुआ था, वो 5%, 3% आबादी थी उसकी, केवल 3% या 4% पूरे देश की आबादी की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो लेकर आया था। लेकिन वो 3% आबादी हिंदुस्तान पर 200 साल शासन कर गई, याद रखिएगा। और जब मुसलमान भारत में आक्रांत आए थे तो इतने से आए थे एक सेना लेकर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर गए थे। खाड़ी की बात कर लीजिए, पूरा खाड़ी प्योर इस्लामिक, कट्टर, जो भी कह सकते हैं वो सब कुछ था, लेकिन फिर भी यूरोपियंस ने लंबे समय तक कब्जा करके रखा और शासन भी चलाया। यानी कि प्रशासन अगर दुरुस्त हो, प्रशासन की लाठी में तेल पिलाकर रखा गया हो, प्रशासन अगर सही से मुस्तैदी से चलाना चाहे, तो फिर संख्या प्रभाव नहीं डाल सकती। संख्या होते हुए भी प्रशासन सही से चला सकता है। लेकिन यह बात भी तय है कि संख्या अगर बढ़ जाएगी तो प्रशासन के ऊपर भी कभी बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि फिर प्रशासन को गोलियां चलानी पड़ेंगी, हत्याएं करनी पड़ेंगी, जो हिंदू शासन के लिए ठीक नहीं लगता, क्योंकि हिंदुओं का दिल तो गवाही हत्या पर नहीं होता। शासन गलत, यानी कि जो आक्रांता हैं वो गलत करें तो भी अंतरात्मा उसकी जवाब नहीं देती। ये एक फैक्ट है, ये हमारी कमजोरी है। इसलिए आबादी बढ़ाना सलूशन है, आबादी बढ़ाना ही चाहिए। अगर आबादी नहीं बढ़ाते हैं तो फिर डिसबैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, डिसबैलेंस ऑफ आबादी हो जाएगी। आपका बच्चा जिलाधिकारी तो होगा, जो सपने में हो सकता है, लेकिन जिलाधिकारी करेगा क्या? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक दबाव में काम करेगा। अधिकारी हो सकता है लेकिन राइट टाइम रहेगा, क्योंकि आबादी उसके पास नहीं, उसका अपना मन नहीं, उसकी अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। जैसा पाकिस्तान में होता है, वो अपनी बेटी नहीं बचा सकता, अपनी पत्नी नहीं बचा सकता, अपने परिवार को नहीं बचा सकता, अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए नहीं करवा सकता, तो फिर क्या होगा? अंततोगत्वा इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है आबादी बढ़ाने का, तो इसका सलूशन निकलेगा। अन्यथा ये सब
गलत कर ही रहे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जो आबादी के आधार पर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो नहीं चल सकता, इस स्टेज पर तो नहीं चल सकता। 70% आबादी हो गई, बात अलग है, तब देख लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं चल सकता। इसलिए सारी उम्मीदें जब खत्म हो गई और लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, राज्य सरकारें भी अब कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो केरला की सरकार हो, और चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकारें हों, वो भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मजबूरी में अब सुप्रीम कोर्ट के सहारे दोबारा आए हैं कि शायद स्टे लगा दे, शायद वो कुछ और कर दे, शायद उनको कह दे कि ये वाला डेटा भी, ये वाले डॉक्यूमेंट, जैसे एसआईआर में वो कह दिया उन्होंने कि नहीं नहीं आधार को स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कुछ कह दे कि भाई ये चिट्ठी भी स्वीकार कर लीजिए, बिजली का बिल भी स्वीकार कर लीजिए, टेलीफोन का बिल भी स्वीकार कर लीजिए, और ये इनका कब्जे के आधार पर ओनरशिप बना दीजिए। ये हो सकता है कि उनकी उम्मीद ऐसी रही हो, पर सुप्रीम कोर्ट आज का ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस समय के जो बैठे हैं वो प्योर राष्ट्रवादी हैं, और बड़े दिनों बाद एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस आया है जो भारत को जानता है। इसलिए बड़ा कठिन काम है तो है, पर क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। पिटीशन आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।